गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, आज एक नई चीज़ इंक्लूड करी हुई है। आज थोड़ा सा हम लोग पुराने करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल डेज इन थीम से आ रहा है या फिर किसी कंट्री से आ रहा है, तो पुरानी जो कंट्रीज न्यूज़ में हैं उनके एक दो न्यूज़ हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। फाइन, तो कैसे करेंगे वो आप इस वीडियो में देख लेंगे। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पैरो डे 2023? वर्ल्ड स्पैरो डे के लिए थीम क्या रखी गई थी इस साल के लिए, आपको ये बताना है। तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड स्पैरो डे को 20th ऑफ मार्च को। मतलब क्या हो गया, हर साल हम वर्ल्ड स्पैरो डे 20th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और इस साल के लिए थीम थी आई लव स्पैरोज। तो ये दिन क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? ताकि जो स्पैरो हैं उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि इनका जो नंबर है वो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा कि स्पैरोज दिखाई ही नहीं पड़ेंगी। अभी भी बहुत कम ही दिखाई देती हैं। अगर आप गाँव वगैरह में जाएंगे तब शायद आपको वहाँ पे स्पैरो दिखाई दे, अदरवाइज शहर में तो ये लगभग ख़त्म ही हो चुकी हैं। और पहली बार इस दिन को हमने ऑब्जर्व किया था 2010 में, ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड स्पैरो डे 20th ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल के लिए थीम थी आई लव स्पैरोज। इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 21 ऑफ मार्च को, ठीक है। एम क्या है, जितने भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है पूरी दुनिया में उसको एलिमिनेट किया जा सके। फाइन, फिर इसके अलावा 22 ऑफ मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं एक बहुत फेमस डे जो हर बार एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ये है वर्ल्ड वाटर डे। वाटर की कितनी प्रॉब्लम चल रही है पूरी दुनिया में सबको पता है, तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें अबाउट द ग्लोबल वाटर क्राइसिस, साथ ही लोगों को वाटर की जो अहमियत है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड वाटर डे के लिए थीम क्या रखी गई है इस साल के लिए, तो थीम है एक्सिलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये थीम है, ठीक है। फिर 21 ऑफ मार्च को ही एक और दिन हम ऑब्जर्व करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके लिए थीम क्या रखी गई है इस साल की, थीम है फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। फाइन, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 ऑफ मार्च को और थीम है इस साल के लिए फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हो गए जो आपको याद रखने हैं, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यूबीएस ग्रुप इज अ मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक बेस्ड इन विच कंट्री? यूबीएस ग्रुप एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, कौन सी कंट्री की आपको ये बताना है। तो यूबीएस ग्रुप एजी एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, साथ ही ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है स्विट्जरलैंड कंट्री की, और यहाँ की ये बिगेस्ट बैंक है। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अग्री किया है कि ये अपने राइवल क्रेडिट स्यूस को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने अपने इनिशियल ऑफर को फिलहाल अपग्रेड किया है और अब इन्होंने अग्री किया है कि ये क्रेडिट स्यूस को परचेज करेंगे। कितने लागत के साथ? $2 बिलियन के साथ। ये एक डील में डिसाइड हुआ है जो कि ब्रोकर हुई है बाय द स्विस गवर्नमेंट। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि यूबीएस ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो क्रेडिट स्यूस को परचेज करेंगे और कौन सी कंट्री की ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आपने कुछ दिनों पहले एरिक गैरसेटी का नाम सुना होगा, आई एम श्योर, और पढ़ा भी था हमने कि ये नए यूएस एम्बेसडर बन चुके हैं टू द कंट्री इंडिया। इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंडिया यूएस पर्सन है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में मिस्टर राम सहाया प्रसाद यादव बन चुके हैं नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट। फाइन, और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए थे, ये हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट नए नियुक्त हुए हैं राम सहाया प्रसाद यादव और इनके नए प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पा कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट है, पोलियो केसेस वर रिसेंटली रिकॉर्डेड इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 30 ईयर्स? पिछले 30 सालों में पहली बार कौन सी कंट्री में पोलियो केसेस को रिकॉर्ड किया गया है? तो पोलियो केसेस पहली बार रिकॉर्ड हुए हैं बुरुंडी कंट्री में, पहली बार पिछले 30 सालों में
और ये है पोलियो वायरस टाइप 2, जो कि कंफर्म किया गया है फ्रॉम द एनवायरमेंटल सर्विलांस ऑफ वेस्ट वाटर इस रीजन में। पोलियो बेसिकली ट्रांसमिट होता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, या फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जाते हैं तो फिर पोलियो फैलने लगता है। और ऑल्दो ये जो बीमारी है ये सीरियस नहीं हुई है वहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों में अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस देखा जा सकता है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि पिछले 30 सालों में पहली बार पोलियो केसेस को रिकॉर्ड किया गया है बुरुंडी कंट्री में। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आजकल न्यूज़ में है। किस वजह से? क्योंकि हाल ही में इन्होंने रिलीज करी है एथिकल गाइडलाइंस को फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च, ताकि इसके थ्रू गाइड हो सके इफेक्टिव एंड सेफ डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वाइड रेंज देखा गया है हेल्थ केयर सेक्टर में, इन द फील्ड्स ऑफ डायग्नोसिस फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने एथिकल गाइडलाइंस को जारी किया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च, तो आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूटिलिटी बिडर्स डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट। इनकी डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या थी, आपको ये बताना है। तो इसमें इंडिया की रैंक देखी गई सेकंड, और इंडिया में जो डिफॉरेस्टेशन के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट पे हैं फिलहाल, अगर हम पिछले 30 सालों में कंपेयर करें तो। और सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन देखा गया बिटवीन 2015 एंड 2020। इसी के साथ हम सेकेंड पोजीशन पे थे इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री थी? फर्स्ट पे थी सिर्फ ब्राज़ील कंट्री से हम पीछे हैं, बाकी सबसे आगे हैं। ठीक है, अच्छा आगे भी हम किस टर्म में हैं? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या फिर किसी और चीज़ में नहीं, बल्कि डिफॉरेस्टेशन में। और जो एवरेज डिफॉरेस्टेशन था इंडिया का वो पाया गया 6,68,400 हेक्टेयर्स का। और यूटिलिटी बिडर की बात करें तो ये एक यूके बेस्ड कंपैरिजन साइट है जो कि डिफरेंट तरह के कंपैरिजन्स देती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड यूटिलिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा इंडिया की रैंक सेकेंड थी, और फर्स्ट पोजीशन पे इसमें कौन सी कंट्री थी? ब्राज़ील। कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें इंडिया की रैंक थी 126, और टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी रहीं? फर्स्ट पे थी फिनलैंड, सेकेंड पे थी डेनमार्क, और थर्ड पे था इसमें आइसलैंड। यूजुअली आपसे या तो इंडिया की रैंक पूछ लेंगे या फिर फर्स्ट कंट्री कौन सी थी ये पूछ लेते हैं। सेकेंड थर्ड उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टर रणवीर सिंह, जिनको सब जानते हैं, ये इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने 2022 में। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने किसको सरपास किया है? इन्होंने सरपास किया विराट कोहली को। विराट कोहली ऐसे हमेशा मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी रहते थे, लेकिन इस साल रणवीर सिंह बन चुके हैं, और विराट कोहली की रैंक हो गई है सेकंड। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे थे इसमें एक्टर अक्षय कुमार, फोर्थ पे थी इसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट, और फिफ्थ पे थी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। तो ये टॉप 5 इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह की जो पुरानी न्यूज़ हम रिवाइज कर रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर होती हैं तो फिर डेफिनेटली हम लोग हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही 2-3 न्यूज़ कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका पुराना करंट अफेयर्स भी रिवाइज होता रहे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदानी ग्रुप हैज सस्पेंडेड वर्क ऑन मुंद्रा पेट्रोकेम प्रोजेक्ट इन विच इंडियन स्टेट। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि मुंद्रा पेट्रोकेम प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप का कौन से स्टेट में है। तो इनका जो मुंद्रा पेट्रोकेम प्रोजेक्ट है हाल ही में सस्पेंड हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में डिसाइड हुआ था कि एक ग्रीन फील्ड कोल टू पीवीसी प्लान सेटअप किया जाएगा अदानी पोर्ट्स में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लैंड में इन गुजरात। ठीक है, और फिर अदानी ग्रुप ने इसके काम को सस्पेंड कर दिया है। और कितनी लागत का प्रोजेक्ट है ये? 34,900 करोड़ रुपीस। और अब ये ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ऑन द रिसोर्सेज, ताकि ये अपने ऑपरेशंस को कंसोलिडेट कर सकें, साथ ही जो इन्वेस्टर के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। किस वजह से ऐसा हुआ है? क्योंकि हमने यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले पढ़ी थी। हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इन्होंने मुंद्रा पेट्रोकेम प्रोजेक्ट का अब जो काम है उसको रोक दिया है, और अब ये दूसरी चीज़ों के ऊपर पहले फोकस कर रहे हैं, उनको अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं।
तो याद रखिएगा मुंद्रा पेट्रोकेम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में। और क्योंकि ये न्यूज़ में था तो ये आपसे स्टैटिक जीके के तौर पे पूछा जा सकता है। अब स्टेट का टर्म यहाँ पे आया है तो कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे सभी अपने स्टेटहुड एक्टिविस्ट को सभी गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, कितने परसेंट का रिजर्वेशन दिया जाएगा, 10% का। इसके अलावा आपको कमेंट्स में लिखना है कि उत्तराखंड ने वहां पे रहने वाली वुमेन के लिए कितना % का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन डिसाइड किया हुआ है। इसके अलावा मिस्टर मनिक साहा हाल ही में बन चुके हैं 13th चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा स्टेट के, और ये इनका सेकेंड टर्म है, राइट। और सेकेंड टर्म और किसका स्टार्ट हुआ है हाल ही में, ये हैं कोनराड संगमा। कोनराड संगमा कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये हैं चीफ मिनिस्टर मेघालय स्टेट के, और इनका भी ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो क्योंकि ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं इसलिए आए, तो इसको आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन इज अ चैलेंज इन विच इंडियन स्टेट। एक रिपोर्ट जारी करी गई है बाय स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज। इसमें आपको बताना है कि इरिगेशन के नाम पे जो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में पाया गया। तो ये रिपोर्ट जारी करी है स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन वाटर रिसोर्सेज, और इसमें पाया गया कि पैडी और शुगर केन 2 क्रॉप्स हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर से पानी निकाला जाता है इनके इरिगेशन के लिए। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर का इरिगेशन के टर्म्स में सबसे ज़्यादा हो रहा है पंजाब और हरियाणा स्टेट में। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं तो यहाँ पे जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है ग्राउंड वाटर का वो सबसे ज़्यादा पाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट है, लक्खी मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। लक्खी मेला कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है। सबसे पहले इस मेला का एक और नाम है जिसका क्या नाम है, कायला देवी चैत्र मेला। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज हुआ है राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में। कब से स्टार्ट होगा ये, तो ये स्टार्ट हुआ ऑन द 12th डे ऑफ चैत्र बड़ी। ठीक है, राजस्थान में एक टेम्पल है जिसका नाम है खाटू श्याम टेम्पल। ये फेमस है फॉर वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो याद रखिएगा लक्खी मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, राजस्थान स्टेट में। कुछ और अगर फेयर और मेला की बात करें तो कुछ दिनों पहले हमने मतुआ महामेला के बारे में पढ़ा था। मतुआ महामेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, वेस्ट बंगाल स्टेट में। ठीक है, फिर इसके बाद है मिंजार मेला। मिंजार मेला है हिमाचल प्रदेश स्टेट का, और एक बहुत फेमस मेला है जिसका नाम है सूरज कुंड। ये तो डेफिनेटली एग्जाम में आता है हर साल। सूरज कुंड मेला किसका है, हरियाणा स्टेट का, यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LVM-3 इज द लार्जेस्ट रॉकेट ऑफ विच कंट्री। LVM-3 किस कंट्री का सबसे बड़ा रॉकेट है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, द लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको पहले हम कहते थे GSLV MK3, और ये 3 स्टेज का मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसको कि डेवलप किया है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने। ठीक है, तो हाल ही में इसरो ने अनाउंस किया है कि इनका सबसे बड़ा रॉकेट LVM-3 लॉन्च किया जाएगा 26 मार्च को। कहाँ से, फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसी वजह से न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा LVM-3 किसका सबसे बड़ा रॉकेट है, आंसर हो जाएगा इंडिया। LVM का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसको पहले हम GSLV MK3 के नाम से जानते थे। कुछ और स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर की बात करें अगर, सबसे पहले इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो ने कुछ दिनों पहले 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है डिफरेंट मल्टीपल ऑर्बिट्स में यूजिंग द PSLV C54, राइट। इसके अलावा इंडिया का जो पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है विक्रम S, और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड जो रॉकेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विक्रम S। इसके अलावा हमने TB-D1 के बारे में कुछ दिनों पहले पढ़ा है। क्या है ये, फर्स्ट टेस्ट व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन अंडर गगनयान मिशन। क्या डिसाइड हुआ है कि ये जो टेस्ट है ये कब कंडक्ट किया जाएगा, 23 मई को। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे कोई पूछे कि TB-D1 किस मिशन से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा गगनयान। नेक्स्ट है, द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी
इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपको बताना है कि ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका एम है जो भी हिस्ट्री है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की उसको प्रिजर्व और रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, हाल ही में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो भी रिसर्च मटेरियल्स हैं इनके उनको डिजिटल बनाया जाएगा और जो भी प्रोजेक्ट हैं जिस पे काम कर रहे हैं उन सबको डिजिटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से न्यूज़ में है, याद रखिएगा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड एट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लाई करती है आपको ये बताना है। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो नोटिफाई करेंगे थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और इसी के साथ ये 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी तमिलनाडु स्टेट की। कितने एरिया में इसको बनाया गया है? 80,567 हेक्टेयर्स में तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में और इसी के साथ ये अब 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु स्टेट की। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स रिवाइज करें एक बार जो आजकल न्यूज़ में है। कुछ दिनों पहले हमने बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि 40 एशियाटिक लॉयंस को रिलोकेट किया जा रहा है फ्रॉम द गिर नेशनल पार्क टू बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें कहाँ पे हैं? गुजरात स्टेट में। रीज़न क्या था? बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस करना और इसको बढ़ाना। फाइन। फिर इसके बाद हमने चितवान नेशनल पार्क के बारे में कुछ दिनों पहले देखा था और चितवान नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है जो कि नेपाल में सेटअप हुआ था। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है कि चितवान नेशनल पार्क किस कंट्री का है, आंसर हो जाएगा नेपाल। फिर किलाड़ी म्यूजियम कुछ दिनों पहले हमने देखा था। किलाड़ी म्यूजियम न्यूज़ में था और ये कहाँ लाई करता है? ये है तमिलनाडु में और इनके शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तमिलनाडु में एक और चीज़ है जो आजकल न्यूज़ में है, इसका नाम है सिगूर प्लेट्यू। सिगूर प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और तमिलनाडु के ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, तो जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहती हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको एज अ स्टैटिक जीके कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं सब आप नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन जो भी करंट में आ जाती हैं लाइक दिस बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उनका स्टैटिक जीके के फॉर्म में क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन्स फॉर पब्लिक इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पब्लिक के लिए ओपन हुआ है कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में, आपको ये बताना है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये ओपन हो चुका है पब्लिक के लिए और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने इस ट्यूलिप गार्डन को ओपन किया है कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, और लगभग 68 वेराइटीज़ ऑफ ट्यूलिप्स इस साल ब्लूम होंगी इस गार्डन में और प्रेजेंट में ऑलरेडी 15 लाख ट्यूलिप्स न्यूमरस वेराइटीज़ की इसमें मौजूद हैं, डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट स्मेल की। तो बस याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, यह है जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट क्वेश्चन है ईमार द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू इन्वेस्ट इन कश्मीर इज बेस्ड इन विच कंट्री। ईमार पहली ओवरसीज कंपनी है जो कि डिसाइड कर चुकी है कि कश्मीर पे ये इन्वेस्ट करेंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री की कंपनी है, तो ये दुबई बेस्ड ईमार है और इसी के साथ ये पहली ओवरसीज कंपनी हो चुकी है जो कि कश्मीर में इन्वेस्ट कर रही है और यह पहला सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा जम्मू एंड कश्मीर में। तो ईमार इन्वेस्ट करेगा टोटल 500 करोड़ रुपए जिसमें कि 250 करोड़ रुपीस का मेगा मॉल यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा और जितना जो रेस्ट अमाउंट है उसमें से आईटी टावर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, तो याद रखिएगा ईमार जो है पहली ओवरसीज कंपनी है यूएई की जिसने डिसाइड किया है कि वो कश्मीर पे इन्वेस्ट करेंगे। यूजुअली कोई भी नहीं करता, राइट। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं और ये पार्ट 14 रहेगा इस सीरीज में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं 196 से लेके 210 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द फितूर इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर। इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट है आपको ये बताना है। ये हुआ था स्पेन के
मैड्रिड शहर में। विच आर्म फोर्स स्टार्टेड द ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज टू इनहेंस द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को बेसिकली बढ़ाने के लिए ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। और रीज़न क्या था? इसको रन किया गया था इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि एंटी नेशनल एलिमेंट्स एंटर ना होने पाए ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इंडिया के अंदर। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड एंडोर्समेंट्स नो हाउस गाइड फॉर सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स ऑन द सोशल मीडिया। ये गाइडलाइन जारी करी थी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। रीज़न क्या था? इस गाइडलाइन का एम है सभी इंडिविजुअल्स को इंश्योर करना कि वो अपने ऑडियंसेस को मिसलीड ना करें वाइल एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा ये भी इंश्योर किया जाए कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो कंप्लाइंट हैं विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। साथ ही अगर कोई और एसोसिएटेड रूल और गाइडलाइन है तो उसके साथ भी कंप्लाइंट होने चाहिए। What is the name of the indigenous mobile operating system developed by IIT मद्रास? इसका नाम है भार OS। ये एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको कि डेवलप किया जैंड के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने, और इस स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया गया IIT मद्रास में। What is the theme of the India International Science Festival? ये जो है कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। और थीम रखी गई थी इस इवेंट के लिए मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, और इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। नेक्स्ट है विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए? ये कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, राइट। और ये चीफ गेस्ट रहे हमारे रिपब्लिक डे परेड के इंडिया के अंदर। और ये पहली बार था जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट को हमने इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। और साथ ही इंडिया और इजिप्ट ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इंडिया ने इजिप्ट को इनवाइट किया था एज अ गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल 2023? इसके लिए होस्ट है दुबई। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स इज सेट टू होल्ड कमांड लेवल एक्सरसाइज नेम्ड एज प्रलय? आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया था कि वो एक्सरसाइज प्रलय को कैरी आउट करेंगे, जिसमें कि सभी मेजर एयर बेसिस को इन्वॉल्व किया जाएगा इन द नॉर्थ ईस्ट। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वेलकम कॉर्प्स स्कीम टू स्पॉन्सर द रेफ्यूजीज सीकिंग सैंक्चुरी इन द कंट्री? ये कंट्री है यूएस। यूएस ने लॉन्च किया था वेलकम कॉर्प्स स्कीम को, जिसके थ्रू अलाउ किया गया ग्रुप्स ऑफ पीपल और उनके ऑर्गेनाइजेशन को यूएस के अंदर कि वो रेफ्यूजीज को स्पॉन्सर कर सकें जो कि सैंक्चुरी चाहते हैं कंट्री के अंदर। कोले वेटलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कोले वेटलैंड केरला स्टेट में बेसिकली लाई करता है। और हाल ही में जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ था उसमें पाया गया कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं केरला स्टेट में उनके काउंट में काफ़ी ज़्यादा, उनके नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई। और कोले वेटलैंड में हर साल हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करने आती हैं। तो इसी वजह से न्यूज़ में था, याद रखिएगा ये कहाँ पे है? केरला स्टेट में। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली होस्ट थी इसके लिए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? आंसर इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो होस्ट करेगी फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच को। कब से कब तक? अप्रैल और मई में। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टू नेम 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आफ्टर विच अवॉर्डीज? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया था कि वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के 21 आइलैंड ऐसे हैं जिनको रीनेम करेंगे आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज, ताकि ऑनर और रिकॉग्निशन दिया जाए हमारे इन रियल लाइफ हीरोज को। ठीक है, और ये मूव लिया गया है ऑन पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस बर्थ एनिवर्सरी भी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20's फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग? जो भी मीटिंग्स G20 के अंडर में हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ पे आंसर है बेंगलुरु। G20 की जो पहली इन्वायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी वो हुई थी बेंगलुरु में।
हु इज द विनर ऑफ द बहरेन्स ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी हिमालयन कैटरैक्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए विनर थे डॉक्टर संदूक रुइत। ठीक है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो इस अवार्ड में कैश प्राइज दिया जाता है $1 मिलियन का, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, साथ ही एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। और डॉक्टर संदूक रुइत की बात करें तो इनको सिर्फ यही अवार्ड नहीं मिला है, बल्कि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, साथ ही नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ भूटान इनको दिया जा चुका है, और साथ ही जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो भी ये रिसीव कर चुके हैं। पद्मश्री किसका है? ऑब्वियसली इंडिया का। ठीक है, तो डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं, और अब इनको ये बहरेन का ISA अवार्ड भी मिला है इनकी सर्विस के लिए, जो ये ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं। तो ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हो गए जो जनवरी 1 से हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से 211 से लेकर 225 तक जाएंगे, और अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद हमारा जनवरी मंथ पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि ग्रेजुअली हमने कितने सारे महीने कवर कर लिए हैं। कोई भी अगर नया है, आज से वो स्टार्ट करे करंट अफेयर्स पढ़ना, तो डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आप हमारे इस तरह के मंथली करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। अब तक हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी कंप्लीट कर लिया है। जनवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मैंने सोचा है कि हम लोग फरवरी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप फरवरी चाहते हैं या फिर कोई और मंथ आप चाहते हैं स्टार्ट करना। इसके अलावा कुछ भी अगर आप एज अ फीडबैक बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, आप उसमें लिख सकते हैं। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.